उसके बाद आ जाए जी स्पोर्ट्स इंजरीज। स्पोर्ट्स इंजरीज में सबसे कॉमन इंजरीज में एंकल स्प्रेन आती है, एसीएल टियर आता है जो कि नी में एक आपका लिगामेंट होता है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तो अब अभी हम इनको डिस्कस करते हैं। एंकल स्प्रेन, स्प्रेन होता है जो ये स्प्रेन वर्ड लिखा हुआ है दैट इज टियर ऑफ लिगामेंट। अगर इसकी जगह स्ट्रेन लिखा हो टी से तो फिर वो होता है टियर ऑफ टेंडन। ये फर्क होता है स्प्रेन और स्ट्रेन में, ये डिफरेंस पता होना चाहिए। डायग्नोस्टिक फीचर्स के क्या हैं, इसमें सवियर पेन होती है, रैपिड स्वेलिंग होती है, रिड्यूस्ड मूवमेंट, डिफिकल्टी इन यूजिंग अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। अब हम पढ़ते हैं डायग्नोसिस में के सिनेरियो में कि कैसे हम डायग्नोस करेंगे। यंग गर्ल ट्विस्टेड हर एंकल while dancing and presents with severe pain around ankle. On examination, there is gross swelling of lateral side of ankle with tenderness just below the lateral malleolus. Pain increases on inversion of her ankle. ठीक है, ये उन्होंने वही सारे फीचर्स जो ऊपर बताए हैं ना वही लिखे हुए हैं। severe पेन होगी, ठीक है, रैपिड स्वेलिंग होगी, रिड्यूस्ड मूवमेंट, डिफिकल्टी इन यूजिंग अफेक्टेड एक्सट्रीमिटी। ठीक है, फ्रैक्चर्स में भी यही चीज़ें होती हैं, बट उसके अंदर जो है वो आपको दिया होगा कि ट्रॉमा की हिस्ट्री होगी। ठीक है, ट्विस्ट करने से फ्रैक्चर नहीं हो जाता, ट्विस्ट करने से स्ट्रेन या स्प्रेन ही हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें। उसके बाद व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस कंडीशन। तो डायग्नोसिस बन गया आपका, इन्वर्जन टाइप होता है, एक ईवर्जन टाइप होता है। ठीक है, इन्वर्जन टाइप जो होगा ऑब्वियसली वो लैटरल लिगामेंट को टियर करेगा। जब लैटरल लिगामेंट टियर होगा तो फुट इन्वर्ट हो जाएगा। उसकी आपने फुट की मूवमेंट्स में पढ़ा होगा, इन्वर्जन और ईवर्जन होती है। तो जब लैटरल साइड वाला लिगामेंट टियर होगा तो इन्वर्ट हो जाएगा, उसको हम इन्वर्जन टाइप कहेंगे। और अगर मीडियल वाला होगा विच इज डेल्टॉइड लिगामेंट, वो जब टियर होगा तो फुट इवर्टेड पोजीशन में कंटिन्यूस चला जाएगा, क्योंकि उस वो इन्वर्टेड वाली साइड वाला मसल तो टियर हो गया, लिगामेंट टियर हो गया, तो उसको हम ईवर्जन टाइप कहेंगे। व्हाट इज द ट्रीटमेंट फॉर ईच टाइप। सो प्राइस, ये बहुत फ्रैक्चर मैनेजमेंट में ना, ये भी बहुत फ्रैक्चर में नहीं, स्प्रेन्स में पी राइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट निमोनिक, इसको समझ लें, ये बहुत जगह पर आपको हेल्प करेगा अगर आप ये याद रख लें। मसल पेन में भी यह बहुत हेल्प करता है। प्रोटेक्ट, रेस्ट, आइस कंप्रेशन और एलिवेट द लिम्ब। एनाल्जेसिक्स देंगे और फिजियोथेरेपी विच इज़ द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी, जो मैंने आपको बताया। पहले आपको बताना चाहिए क्रूशिएट लिगामेंट होते कहाँ, ये नी के अंदर, जो आपका नी जॉइंट होता है ना उसके अंदर होते हैं एंटीरियर एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट्स। अच्छा, डायग्नोसिस आप कैसे करेंगे, इनकी कोई इंजरी हो जाएगी तो फोर्स्ड हाइपर एक्सटेंशन। अब इसमें भी लिगामेंट इंजरी है तो बहुत सीवियर ट्रॉमा नहीं होता, बेंडिंग ही हो रही होती है, या फोर्स हाइपर एक्सटेंशन कर रहे हो, हाइपर फ्लेक्शन कर रहे हो, तो उस केस में होता है। ठीक है, जब आप फोर्स हाइपर एक्सटेंशन करते हैं ना लेग की एट नी जॉइंट, रप्चर ऑफ एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड लीड्स टू एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ टिबिया। ये आपकी टिबिया को ना पोस्टीरियरली करके रखता है। असल में ना अगर आपको थोड़ी सी एनाटमी याद हो, बहुत मज़े की एनाटमी है, ये आपकी फीमर है और ये आपकी टिबिया है। लेट सपोज ये जो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ना, ये इस तरह से आ रहा होता है, यानी फीमर के पीछे से आता है और टिबिया के फ्रंट पे आके लगता है। और जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ना, वो टिबिया के पीछे से जाता है और फीमर पे आके लगता है। तो जब एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी होती है ना, तो ये वाला ये जो चीज़ थी ये टूट गई। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये टूट जाएगी तो टिबिया जो है उसको पीछे पकड़ के रखा हुआ था इसने, वो फ्री हो जाएगी और वो आगे को बेंड कर जाती है, विच इज़ एंटीरियर ड्रॉर साइन। ठीक है, और अगर पोस्टीरियर होगा तो फिर पोस्टीरियर वाला इंजर होगा तो फिर पोस्टीरियर ड्रॉर साइन आएगा। फिर टिबिया को चूंकि पोस्टीरियरली उसने पकड़ा हुआ था, तो जब वो टूटेगा तो टिबिया फिर पोस्टीरियरली चली जाएगी, कोई चीज़ उसको रोकने वाली नहीं होगी, तो वो पोस्टीरियर ड्रॉर साइन होगा। ठीक है, फोर्स्ड हाइपरफ्लेक्शन और एंटीरियर डायरेक्ट इम्पैक्ट, जब ये तब होता है जब आपके फ्रंट से कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट आए, यानी बहुत ज़ोर से कोई चीज़ आके लगे, जैसे गाड़ी में बैठे हों और सामने से आपकी गाड़ी को कोई आके टक्कर मारे, तो आपकी इंजरी डायरेक्ट नी जॉइंट पे होती है, तो उस तरह की इंजरी में होता है। या पीछे से फोर्स हाइपर एक्सटेंशन में होता है, एसीएल इंजरी जो हमने ऊपर पढ़ी। तो जब एंटीरियर इम्पैक्ट होगा तो रप्चर ऑफ पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होगा एंड लीड्स टू पोस्टीरियर डिसलोकेशन विच इज़ पोस्टीरियर ड्रॉर साइन। ठीक है, उसके बाद है जी, एन 18-year-old boy presented with painful swelling of his right knee joint. His knee joint twisted while he was playing football. अब वो ट्विस्ट हो गया, ट्विस्ट हो जाने से क्या हुआ, हाइपर एक्सटेंशन हो गई। अब इसी तरह अगर नी जॉइंट को इधर मीडियल साइड से इंजरी मिलेगी तो उसका लैटरल लिगामेंट टूट जाएगा, और जो नी जॉइंट है वो फिर हमें लैटरल उसको रिपेयर करना पड़ेगा, और लैटरल इंजरी होगी तो मीडियल वाला लिगामेंट टूट जाएगा बिकॉज ऑफ फोर्स ऑन दैट साइड। उसके बाद है जी, अच्छा, उसके बाद ऑन एग्जामिनेशन एंटीरियर ड्रॉर साइन टेस्ट वाज पॉजिटिव एट राइट नी। तो जब एंटीरियर ड्रॉर टेस्ट पॉजिटिव है तो एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी में आता है। सो दैट्स योर डायग्नोसिस। इन्वेस्टिगेशन क्या कराएंगे, एमआरआई, क्योंकि बहुत इंट्रिकेट स्ट्रक्चर है, हमने पहले पढ़ी है सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और उसमें रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस।
वैसे भी सॉफ्ट टिश्यूज़ में जो बहुत इंट्रिकेट होता है वहाँ हम MRI प्रेफर करते हैं। कन्फर्म्स द ACL rupture and आइडेंटिफाइज पॉसिबल इंजरी टू सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स सच एज मेनिस्कस और कार्टिलेज। ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या होंगी? वही जो हमने ऊपर पढ़ी, आप इनिशियल मैनेजमेंट लिखेंगे और फिर स्पेसिफिक मैनेजमेंट लिखेंगे। स्पेसिफिक मैनेजमेंट में लिखेंगे नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। नॉन सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या है? नॉन ऑपरेटिवली विद नी ब्रेस, पेन किलर, स्वेलिंग रिडक्शन और फिजियोथेरेपी। और सर्जिकल में सर्जिकल रिकंस्ट्रक्शन, ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी होती है इज कंसिडर्ड इन मल्टी लिगामेंट इंजरीज। वो हम सीवियर केसेस में करते हैं। नॉर्मली हम लोग नी ब्रेस दे देते हैं एंड इट हेल्प्स इन रिपेयरिंग द लिगामेंट। ठीक है, उसके बाद है जी सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस। ये भी ये आपका स्ट्रेन एक किस्म का समझ लें, आपकी टेंडन की इन्फ्लेमेशन है, कोई फ्रैक्चर नहीं है। अच्छा, ऑर्थोपीडिक्स जो है ना, इट डजंट ओनली डील्स विद बोन्स, इट डील्स विद ऑल एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स विद द बोन दैट इंक्लूड लिगामेंट, टेंडन्स, मसल्स, जॉइंट्स, बोन्स, एवरीथिंग। ठीक है, सो इस वजह से हम ये इसमें डिस्कस करें। Scenario है 30 years old female presents with complaining of painful left shoulder for a few months. Her pain started after joining gym and lifting heavy objects. She can't lift his arm over the shoulder due to pain. ठीक है, देर इज़ नो मसल वेस्टिंग, यानी कि कोई एट्रोफी वगैरह नहीं है। देर इज़ नो पेन व्हेन शी एक्सटर्नली रोटेट्स हर लेफ्ट आर्म, यानी एक्सटर्नल रोटेशन इज सिक्योर। देर इज़ नो लिमिटेशन ऑफ पैसिव मूवमेंट्स ऑफ हर लेफ्ट ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट। व्हाट इज़ द डायग्नोसिस? अब इसके फीचर्स पढ़ते हैं। हिस्ट्री ऑफ इंजरी होगी, पैसिव एबडक्शन, यानी पैसिव मूवमेंट्स तो उन्होंने बताया ना सारी हो रही हैं। पैसिव मूवमेंट्स का मतलब है डॉक्टर बाजू पकड़ के बाजू को मूव करवाए, तो वो सारी हो रही हैं। और एक्सटर्नल रोटेशन भी नॉर्मल है, बट सिर्फ एक्टिव एबडक्शन, जब वो खुद एबडक्शन करे ना तो पेन हो रही है। सो जब एबडक्शन पर पेन होती है ना, तो मोस्ट कॉमन इंजरी इज सुप्रास्पाइनेटस मसल। अब यहाँ पर चूंकि उसी में इंजरी है, एबडक्शन करते हुए मूवमेंट नहीं हो रही, सो दैट इज सुप्रास्पाइनेटस टेंडनाइटिस। इन्वेस्टिगेशन में क्लिनिकल एग्जामिनेशन और MRI होगा। ट्रीटमेंट में एनाल्जेसिक्स, NSAIDs एंड फिजियोथेरेपी इज ट्रीटमेंट। उसके बाद डिस्लोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट। 25-year-old rugby player presents with sudden painful shoulder after a game. He has lost shoulder contour. On examination showed that affected limb is abducted limb है, वो एडक्शन नहीं हो रही एंड कैन नॉट रोटेट इंटरनली, इंटरनल रोटेशन नहीं हो रही। व्हाट इज द डायग्नोसिस? तो मोस्ट कॉमन टाइप इज एंटीरियर डिस्लोकेशन। अच्छा, जो शोल्डर जॉइंट है ना आपका, इसमें मोस्ट कॉमन इज एंटीरियर डिस्लोकेशन। पोस्टीरियर डिस्लोकेशन इज रिलेटेड टू स्पेशल रिस्क फैक्टर लाइक एपिलेप्टिक सीजर। डिस्लोकेशन लीड्स टू लॉस ऑफ शोल्डर कॉन्टोर। एंटीरियर डिस्लोकेशन, फॉरवर्ड डिस्लोकेशन ऑफ ह्यूमरस, लिमिटेड इंटरनल। अब ये याद रखने वाली बात है कि अगर जब शोल्डर की एंटीरियर डिस्लोकेशन होगी, विच इज मोस्ट कॉमन, क्योंकि एंटीरियरली लिगामेंट्स कम होते हैं, तो क्या होगा? लिमिटेड इंटरनल रोटेशन होगी, बिकॉज इंटीरियरली वो इंटरनलाइज नहीं कर पाएगा बाजू को, और एडक्शन नहीं होगी। और जब पोस्टीरियर डिस्लोकेशन होगी तो एक्सटर्नल रोटेशन लिमिटेड होगी और एबडक्शन नहीं होगी। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज एक्सरे, क्योंकि हमने जॉइंट को देखना है, और ट्रीटमेंट रिडक्शन एज सून एज पॉसिबल। ऑल राइट, उसके बाद है जी कुछ और कंडीशंस हैं। टेनिस एल्बो है, लोकलाइज टू लैटरल एपिकोंडाइल, इन्फ्लेमेशन हो जाती है लैटरल एपिकोंडाइल की। गोल्फर्स एल्बो में मीडियल एपिकोंडाइल की, और उसके अंदर ये चीज़ें आपकी इन्वॉल्व हो सकती हैं। नी इंजरी मैंने बताया, कुछ तो हमने पढ़ लिया, और मैंने बताया था कि जब लैटरल साइड पे इम्पैक्ट होगा तो मीडियल लिगामेंट इंजरी होगा, और मीडियल साइड पे होगा तो लैटरल लिगामेंट इंजरी होगी। इसको हम कहते हैं वैल्गस स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव एंड वारस स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव। फोर्स फ्लेक्शन एंड रोटेशन लीड टू, जब फोर्स फ्लेक्शन प्लस रोटेशन भी होगी तो फिर मेनिस्कल इंजरी होगी। और नी लॉक हो जाएगा, कांट बेंड और स्ट्रेटन लेग्स, तो वो जिस पोजीशन में होंगी वही में फ्रीज हो जाएंगी। उसके बाद है गेट बायोमैकेनिक्स। वॉकिंग साइकिल इज डिवाइडेड इनटू स्टैंस फेस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, गेट मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं जी न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन। न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन यू वेरी वेल नो, जब हम मसल्स की एग्जामिनेशन करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए मसल्स को कौन कौन सी नर्व सप्लाई कर रही हैं। तो आप उन मसल्स को चेक करते हो तो आपको पता चल जाता है अगर ये मसल वर्क कर रहा है सही से, इसका मतलब इसकी नर्व इंटैक्ट है। ठीक है, और यही चीज़ जब आपने पढ़ा भी होगा सेकंड ईयर में, या आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में बल्कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब में ये सारा कुछ परफॉर्म भी किया होगा। और जब आप इवन क्रेनियल नर्व्स को भी पढ़ते हो, ट्राइजेमिनल नर्व्स की सप्लाई पढ़नी है, फेस को कर रहा है, तो उसमें एक्सप्रेशंस, फेशियल नर्व को जब आप स्टडी करते हो तो एक्सप्रेशंस करते हो, उसके मसल्स की वर्किंग चेक करते हो। तो इसी तरह से जब आप सारे मसल्स की मूवमेंट्स करा के चेक करते हो तो फिर आपको पता चल जाता है कि इसकी नर्व्स इंटैक्ट हैं। उसके बाद है जी जेनेटिक कंडीशंस इन ऑर्थोपीडिक्स। ये वैसे टॉपिक आपका पैथोलॉजी के अंदर भी है, यहाँ पर भी हम इसको पढ़ लेते हैं। एकॉन्ड्रोप्लेजिया इज द फर्स्ट कंडीशन। एकॉन्ड्रोप्लेजिया क्या होता है? ए मतलब नो, कॉन्ड्रो मतलब कार्टिलेज, प्लेजिया मतलब
मतलब कार्टिलेज, नो कार्टिलेज प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, आपकी बॉडी में जो कार्टिलेज होती है ना वो बहुत कम, उसकी प्रोडक्शन में डिफेक्ट होता है। Achondroplasia is caused by a gain in function mutation in the FGFR3 जीन। उसमें गेन इन फंक्शन यानी उसका काम ज़्यादा हो जाता है। लोकेटेड ऑन द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम 4, जो कि आपके एंडोकॉन्ड्रल बोन फॉर्मेशन को अफेक्ट करती है। ठीक है, इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट, पेशेंट प्रेजेंट्स विद डिसप्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर। अब सभी ये सोचते हैं कि कार्टिलेज का ग्रोथ से क्या लेना देना है, मेन काम ही कार्टिलेज का है। जो आपकी बोन्स ने जिस पॉइंट पे ग्रो करना होता है, दैट इज एपिफिशियल ग्रोथ प्लेट, वहां पर कार्टिलेज लगी होती है। वहां पर बोन अल्लाह ताला ने इसीलिए नहीं लगाई क्योंकि बोन फैल नहीं सकती, कार्टिलेज फैल सकती है, ग्रो कर सकती है, तो कार्टिलेज वहां पर ग्रो करती है, वहां स्पेस होती है, जब कार्टिलेज की ही डेवलपमेंट नॉर्मल नहीं है। तो इस वजह से इन पेशेंट्स में डिसप्रोपोर्शनेट शॉर्ट स्टेचर होता है, limbs shorter than the trunk, together with classic clinical and radiographic features, under development of foramen magnum, spinal stenosis होता है जिसकी वजह से neurologically deficit होते हैं persons, correction of limb alignment may be necessary and limb lengthening techniques are used in some countries, not in Pakistan. उसके बाद है जी Marfan syndrome. Next is Marfan syndrome, which is an autosomal dominant disease, connective tissue disorder, basically affecting hearts, skeleton, heart and eyes. इसमें होती है FBN1 जीन म्यूटेशन। इनकी जीन म्यूटेशन याद रख लीजिएगा, ठीक है। क्रोमोसोम 15 results in defective fibrillin 1, which is a glycoprotein that forms a sheath around elastin and sequester TGF beta. अच्छा, ये बेसिकली आपके इलास्टिन फाइबर्स की जो सिंथेसिस है उसमें प्रॉब्लम होती है मार्फन सिंड्रोम के अंदर, जिसकी वजह से टॉल विद लॉन्ग एक्सट्रीमिटीज़, हाइपर मोबाइल जॉइंट्स होते हैं, हाइपर एक्सटेंसिबल फिंगर्स और जॉइंट्स होते हैं जो कि नॉर्मल नहीं होते। ठीक है, चेस्ट वॉल डिफॉर्मिटी होती है, हाइपर मोबाइल जॉइंट्स, लॉन्ग टेपरिंग फिंगर्स एंड टोज, सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस ऑफ aorta एंड aortic root aneurysm, mitral valve prolapse एंड रिस्क ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स। ये मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट है। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास बोन एंड जॉइंट डिसऑर्डर्स, जो जेनेटिक होते हैं। फर्स्ट जेनेटिक भी होते हैं और बाद में भी एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्कूलियोसिस। स्कूलियोसिस इज अ स्पाइनल डिफॉर्मिटी, यू हैव टू गेट अ डिफरेंस बिटवीन स्कूलियोसिस एंड काइफोसिस। स्कूलियोसिस होता है लैटरल डेविएशन, यानी कि स्पाइनल डिफॉर्मिटी में भी कैरेक्टराइज इनटू कॉर्नल प्लेन डिफॉर्मिटी। इफ यू कैन रिमेंबर कॉर्नल प्लेन क्या होता था, अगर हमारी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर हाफ में डिवाइड कर दिया जाए तो उस प्लेन में अगर डिफॉर्मिटी होगी तो हम उसको स्कूलियोसिस कहते हैं। और सैजिटल प्लेन डिफॉर्मिटी विच इज काइफोसिस। काइफोसिस में बेसिकली आपका सैजिटल प्लेन के अंदर बम्प पैदा होता है। एंड लॉर्डोसिस। स्कूलियोसिस द लैटरल कर्वेचर ऑफ द थोरेसिक स्पाइन विद रोटेशन। अब क्या होता है, नॉर्मली इफ दिस इज द बॉडी और ये बीच में स्पाइन है, ठीक है, तो स्कूलियोसिस के अंदर ये जो स्पाइन है आपकी, ये लैटरल चली जाती है इस तरह से। अब नॉर्मली आपका लंग होना था इधर, ठीक है, लंग्स और हार्ट, और बीच में ना था स्पाइन है। जब इधर ये चली जाएगी तो ये आपके लंग्स को भी कंप्रेस करती है, तो लंग्स भी इसमें कंप्रेस होते हैं, हार्ट भी समटाइम कंप्रेस होता है, ठीक है। द क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ स्कूलियोसिस द कॉब एंगल ऑफ 10 डिग्री और मोर, तो फिर हम उसको स्कूलियोसिस लेबल करते हैं। स्ट्रक्चरल स्कूलियोसिस, अब इसकी टाइप्स हैं स्ट्रक्चरल स्कूलियोसिस एंड फंक्शनल स्कूलियोसिस। स्ट्रक्चरल स्कूलियोसिस में क्या होता है, अ रिब हम्प विल इंक्रीज इन साइज as the patient bends forwards. This is diagnostic of idiopathic thoracic scoliosis. अब structural scoliosis को हम पेशेंट कहते हैं फॉरवर्ड बेंड करें, ठीक है, और फॉरवर्ड बेंड करने पे ना पीछे से उनका एक रिब जो होता है ना वो एक हम्प सा बना लेता है, इससे हम डायग्नोस करते हैं स्कूलियोसिस को। फंक्शनल स्कूलियोसिस, द स्पाइन स्ट्रेंथन्स एज द पेशेंट बेंड्स फॉरवर्ड एंड नो रिब हम्प इज विजिबल, तो उसको हम फंक्शनल स्कूलियोसिस कहते हैं। दिस फ्लेक्सिबल डिफॉर्मिटी इज सेकेंडरी टू अदर एबनॉर्मलिटीज, यानी कि जब आप पर्सन सीधा खड़ा होता है तो लगता है कि उसकी स्पाइन टेढ़ी है, बट जब वो बेंड करता है तो आपका टेस्ट जो है वो नेगेटिव आता है, कोई रिब हम्प नहीं बनता, तो इसको हम फंक्शनल स्कूलियोसिस कहते हैं। और ये दूसरी एबनॉर्मलिटीज की वजह से होता है, लाइक एबनॉर्मल लेग लेंथ है, मसल स्पैज्म है लंबर रीजन में, तो उसकी वजह से होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी टाइप्स हैं इडियोपैथिक स्कूलियोसिस व्हिच इज़ अननोन, उसकी कोई कॉज नहीं होती। उसके बाद है न्यूरोमस्कुलर स्कूलियोसिस, जो मल्टीपल न्यूरोपैथिक डिसऑर्डर्स की वजह से होता है, और कंजेनिटल स्कूलियोसिस होता है, ठीक है। मैनेजमेंट हम डायग्नोसिस को कॉब एंगल की बेस पे करते हैं, ठीक है, उससे हम सेवेरिटी और ट्रीटमेंट का अंदाज़ा लगाते हैं। ऐसे कर्व जो लेस देन 20% पर हों तो उनकी हमें ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जो इससे ज़्यादा कर्व हुई हो, जिसमें आपके रिब्स और आपकी चेस्ट कैविटी कंप्रेस हो रही हो, तो फिर उसके अंदर हमें ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, विच इन्वॉल्व्स इंस्ट्रूमेंटिंग एंड फ्यूजिंग द स्पाइन। उसमें हम खुद फोर्सफुली स्पाइन को सीधा करते हैं, ठीक है, बाय इंस्ट्रूमेंटिंग एंड फ्यूजिंग। उसके बाद नेक्स्ट डिजीज़ है जी ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा। इसमें बोन जो फॉर्मेशन है, बोन प्रोडक्शन है, वो इम्परफेक्ट होती है, यानी उसमें प्रॉब्लम होती है ड्यू टू डिफेक्ट इन COLIA1 gene and 2 gene. Most common form is autosomal dominant. Manifestations include bones, eye में ब्लू स्क्लेरा होता है,
डेंटियोजेनेसिस इम्परफेक्टा होता है, डेंटल इम्परफेक्शंस होती हैं और हेयरिंग लॉस होता है। ठीक है, हम इसको बिसफॉस्फोनेट्स के साथ ट्रीट करते हैं। उसके बाद जी नेक्स्ट आ जाता है जी ATLS। ATLS इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में यही ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि ATLS आए, या जो आप अभी हम आगे ट्रॉमास पढ़ेंगे ना उनमें से आ सकता है। ठीक है, सो ATLS होता है एडवांस ट्रोमेटिक लाइफ सपोर्ट, यानी ट्रॉमा पेशेंट्स के अंदर जिनको कोई ट्रॉमा हुआ है, गिरे हैं, एक्सीडेंट हुआ है, कोई भी किसी किस्म का भी ट्रॉमा हुआ है, उस पेशेंट्स के अंदर जब आपके पास आएंगे आपने एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर की तरफ जाना है, लाइफ सेविंग प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। उनको हम डिफाइन करते हैं एक पूरे सेट ऑफ रूल्स गाइडलाइंस के अंदर, उनको हम ATLS कहते हैं। ठीक है, अब पहला सिनेरियो इसमें दिया गया है, सिनेरियोस के अंदर ही आपको सारा ATLS बेसिकली समझा दिया जाएगा। तो मैं आपको इनिशियल बता भी देती हूँ। 24-year-old motorcyclist presented in emergency with road traffic accident and he is breathing difficult and respiratory rate is 40 per minute. What steps should you take to secure his airway? What are different methods to secure airway? What is the best verbal response and components of GCS? अब इसको हम पहले जो है ना पढ़ लेते हैं बुक से और फिर हम इधर सिनेरियोस पर आएंगे, फिर ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी।